बरसात का मौसम था। आसमान काले बादलों से इस तरह ढका था जैसे किसी ने मोटा कफन डाल दिया हो। हवा में गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी और बिजली की कड़कड़ाहट बार बार दिल दहला देती थी। सड़कें सूनी थीं, जगह जगह पानी जमा था और सड़क किनारे के पेड़ अपने भारीपन से झुककर अजीब सी सरसराहट कर रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे। बाजार से लौट रही थी रिया, 8 साल की एक मासूम बच्ची। उसके हाथ में गुब्बारे थे, आंखों में चमक और होंठों पर खिलखिलाहट। उसके साथ उसकी मां सुमन थी, जो छाता पकड़े हुए जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ रही थी। अचानक रिया का ध्यान सड़क किनारे कीचड़ में धंसी किसी चीज पर गया। मम्मी देखो, उसने उंगली से इशारा किया। सुमन ने नजर दौड़ाई। वहां कीचड़ और पानी के बीच एक गुड़िया पड़ी थी, लेकिन वह साधारण गुड़िया जैसी नहीं थी। उसके बाल सुनहरे थे पर भीग कर उलझे हुए, चेहरा टूटा फूटा, आंखों में लाल कांच जड़ा हुआ, होंठ फटे हुए और कपड़े जलने के निशान जैसे। रिया की आंखें चमक उठी। मम्मी, डॉल कितनी प्यारी है ना, मैं इसे ले लूं? सुमन ने तुरंत झड़क दिया। नहीं बेटा, गंदी है, कौन जाने किसने फेंकी होगी, मत छू इसे। लेकिन रिया ने जिद पकड़ ली। प्लीज मम्मी, मैं इसे साफ कर लूंगी, ये मेरी दोस्त बनेगी। सुमन ने थक कर आह भरी। उसे जल्दी थी। उसने सोचा, घर जाकर समझा लेंगे या फेंक देंगे, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। रिया झुक गई और गुड़िया उठा ली। कीचड़ से भीगी वह गुड़िया अजीब सी ठंडी थी, जैसे बर्फ, लेकिन रिया ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया। रिया मुस्कुराई। अब ये मेरी है, मैं इसका नाम रखूंगी अनामिका। सुमन ने अनमने ढंग से हामी भर दी और दोनों घर की ओर बढ़ गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी पल उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर खौफ का साया बुला लिया है। गुड़िया को अपने कमरे में बड़े प्यार से सजाया। उसने अपने खिलौनों की अलमारी में जगह बनाई और अनामिका को सबसे ऊपर रखा। रिया उस पर बार बार नजर डालती और हंसती, जैसे सचमुच उसमें जान हो। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार सोने चला गया। घर में खामोशी छा गई। बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे खिड़कियों से टकरा रही थीं। रिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी का धुंधला उजाला था। गुड़िया अलमारी पर बैठी थी, उसका चेहरा आधे उजाले आधे अंधेरे में और आंखें अजीब सी चमकती हुई लग रही थीं। रिया धीरे धीरे नींद में जाने लगी। तभी अचानक रिया, रिया, किसी ने बहुत धीमी ठंडी आवाज में उसका नाम पुकारा। रिया ने चौंक कर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना देखा होगा। वह करवट लेकर फिर आंखें मूंदने लगी। रिया, खेलो मेरे साथ। इस बार आवाज और साफ थी। वह झटके से उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से कमरे की लाइट ऑन की। गुड़िया अलमारी पर चुपचाप बैठी थी, लेकिन रिया को साफ लगा कि उसकी आंखें सीधी उसकी ओर देख रही हैं। रिया ने डरते डरते कहा, अनामिका, तुमने मुझे बुलाया। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह थोड़ी देर तक डरी सहमी बैठी रही, फिर खुद को समझाते हुए बोली, शायद सपना होगा। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर सिर रखा, उसे कमरे के कोने से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चलता हुआ पास आ रहा हो। रिया की सांसें अटक गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और कंबल सिर तक खींच लिया। कुछ पल बाद उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। धीरे से उसके कान के पास ठंडी हवा जैसी फुसफुसाहट गूंजी, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रिया ने डर से चीख मारनी चाहिए, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह कांपती रही और आखिरकार थककर बेहोश हो गई। सुबह जब सुमन कमरे में आई तो रिया को गहरी नींद में पाया, लेकिन उसने यह जरूर नोट किया कि गुड़िया अब अलमारी पर नहीं, बल्कि रिया के सिरहाने पड़ी थी, जैसे रात भर वहीं उसके पास रही हो। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। सुमन ने जब देखा कि गुड़िया अलमारी पर नहीं बल्कि रिया के सिरहाने रखी है, तो उसका माथा सिकुड़ गया। उसने सोचा, कल तो रिया इसे अलमारी में रखकर सोई थी, फिर यह यहां कैसे आई? उसने रिया को जगाया। रिया बेटा, ये गुड़िया यहां कैसे आ गई? रिया ने नींद भरी आंखें मलते हुए कहा, मैंने तो इसे वहीं रखा था मम्मी, ये खुद आ गई। रात को ये मेरे पास आकर बोली थी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। सुमन का दिल धक से रह गया। उसने गुस्से में कहा, पागलपन बंद करो, ये सिर्फ खिलौना है, इसमें जान नहीं होती। लेकिन रिया मासूमियत से बोली, नहीं मम्मी, ये सच में बोलती है। सुमन को झुंझलाहट हुई,
पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी डर का छोटा बीज बोया जा चुका था। घर का माहौल बदलने लगा। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती, जबकि वे अंदर से बंद होती। रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें उभर आती, जैसे किसी ने नाखून घसीटे हों। सुमन ने कई बार देखा कि गुड़िया कभी रिया के कमरे में तो कभी हॉल में सोफे पर मिलती। एक दिन उसने रिया से पूछा, रिया, तुम ये गुड़िया बार बार बाहर क्यों ले आती हो? रिया ने मासूम चेहरे से जवाब दिया, मैं नहीं लाती मम्मी, ये खुद चलकर आती है। सुनकर सुमन की रूह कांप उठी। उसने गुड़िया को ध्यान से देखा। उसकी लाल कांच जैसी आंखें कमरे की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे सचमुच उनमें कोई ताक रहा हो। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी नोटिस किया कि इस घर से अजीब आवाजें आती हैं। एक शाम सुमन बाहर सब्जी लेने निकली तो पड़ोसन बोली, बहन जी, आपके घर से रात को बहुत अजीब आवाजें आती हैं, बच्चों की हंसी और कभी कभी चीखें भी। सब ठीक तो है? सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झूठी मुस्कान बनाकर कहा, हाँ सब ठीक है, पर वह अंदर ही अंदर कांप रही थी। रिया भी अब बदलने लगी थी। पहले वह चंचल और हंसमुख थी, लेकिन अब वह अक्सर चुपचाप गुड़िया के साथ बैठी रहती। अनामिका। सुमन अब समझ गई थी कि मामला उसके काबू से बाहर है। गौरी दादी की चेतावनी सही थी। यह गुड़िया अब उनकी जिंदगी को निगल रही थी। सुमन अब अंदर से डर चुकी थी। गुड़िया हर रोज किसी न किसी डरावनी हरकत से उसका यकीन पुख्ता कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। एक सुबह जब रिया स्कूल गई तो सुमन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। गांव के कोने पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, गौरी दादी। लोग कहते थे कि उसे पुराने किस्सों और रहस्यमयी बातों का गहरा ज्ञान है। सुमन सीधा उसके पास पहुंची। दादी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, सुमन ने कांपते स्वर में कहा। गौरी दादी ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और बोली, कह बेटी, तू बहुत डरी हुई लगती है। सुमन ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात बताई। सड़क पर पड़ी गुड़िया, रिया का उससे लगाव, घर में होने वाली अजीब घटनाएं। गौरी दादी चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें गहरी होती चली गईं। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ओह, वो डॉल तुझे नहीं उठानी चाहिए थी बेटी। लोग कहते हैं वो कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक पिंजरा है जिसमें एक अधमरी आत्मा कैद है। सुमन का खून जम गया। कैसी आत्मा दादी? गौरी दादी ने लंबी सांस ली। सालों पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, अनामिका। बहुत सुंदर, पर सब उसे बुरी नजर से देखते थे। गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ क्रूरता की और फिर उसे जलाकर मार दिया। उसकी चीखें आज भी इस मिट्टी में गूंजती हैं। कहते हैं उसकी आत्मा को एक ओझा ने एक गुड़िया में बांध दिया ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तब से वो गुड़िया यहां वहां भटकती रहती है। जिसे भी मिलती है उसके घर तबाही ले आती है। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मैंने तो सोचा था ये बस एक खिलौना है। गौरी दादी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जल्दी से उस गुड़िया से छुटकारा पा, वरना वो तेरी बच्ची को अपना बना लेगी और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। घर लौटते समय सुमन के कानों में वही शब्द गूंजते रहे, अपना बना लेगी, अपना बना लेगी। घर आकर उसने तय किया कि वह उस गुड़िया को जला देगी। शाम को जब रिया खेलने गई, सुमन ने गुड़िया उठाई और आंगन में आग जलाई। उसने डरते हुए गुड़िया को आग में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही कपड़े जलने लगे, अचानक अजीब सी चीख गूंजी। आह! आग की लपटें तेज हुईं और सुमन के हाथ झुलसने लगे। डरकर उसने पीछे हटते हुए आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा तो गुड़िया वहीं पड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न कपड़े जले थे, न बाल, बस उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो चुकी थीं। सुमन चीख पड़ी और गिरते पड़ते कमरे में भागी। रात को जब रिया लौटी तो उसका चेहरा फीका था। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आज अनामिका बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि अगर तुमने उसे जलाने की कोशिश की तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सुमन का दिल डूब गया। रिया, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। रिया की आंखें गहरी और अजीब हो गईं। उसने ठंडी मुस्कान दी और कहा, नहीं मम्मी, वो अब मेरी दोस्त नहीं, मेरी मालकिन है। यह सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात फिर से घर में खटर पटर हुई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, शीशे टूट गए और दीवार पर खून जैसे लाल धब्बों से एक शब्द उभरा, जैसे उससे बातें कर रही हूं। कभी अचानक हंस पड़ती, कभी रोने लगती। एक दिन सुमन ने सुना,
रिया कह रही थी। नहीं अनामिका, मैं किसी और के साथ नहीं खेलूंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ। सुमन ने दरवाजे के पीछे से झांका। रिया गुड़िया को गोदी में लिए बैठी थी और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उस रात अचानक जोरदार आवाज आई। सुमन दौड़कर रसोई में पहुंची। वहां सारे बर्तन जमीन पर बिखरे थे। गैस अपने आप चालू हो गई थी और नीली लौ तेजी से जल रही थी। सुमन ने जल्दी से गैस बंद की, लेकिन तभी उसने देखा गुड़िया रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। सुमन के हाथ से थाली गिर गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने आंखें मली और अगली ही क्षण गुड़िया वहां से गायब थी। उस रात सुमन ने करवटें बदलते हुए सोचा, ये सब क्या हो रहा है? क्या सचमुच इस गुड़िया में कोई है या मैं पागल हो रही हूं? लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने उसके सारे शक को यकीन में बदल दिया। उनको अब लगने लगा था कि रिया धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो रही है। उसकी मासूम हंसी गायब हो चुकी थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी बातें बहुत अजीब। एक रात सुमन ने देखा कि रिया अपने कमरे में अकेली बैठी है। खिड़की से आती चांदनी में उसका चेहरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी गोद में वही गुड़िया थी। सुमन धीरे से पास गई और बोली, बेटा बेटा सो क्यों नहीं रही? रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। मम्मी, अनामिका मुझे रात में कहानियां सुनाती है, बहुत अच्छी कहानियां, लेकिन उसमें सब लोग मर जाते हैं। सुमन कांप गई। कौन सी कहानियां? रिया मुस्कुराई और बोली, कल उसने कहा कि जल्द ही मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से रिया को अपनी बाहों में भर लिया, पर उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ के टुकड़े को पकड़ रही हो। अगले ही दिन से रिया का व्यवहार और डरावना हो गया। कभी वह जमीन पर बैठकर खुद से बातें करती, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसके सामने हो। कभी अचानक अजनबी भाषा में बड़बड़ाने लगती और कई बार उसकी आवाज बदल जाती, कभी मोटी और भारी, कभी बहुत ठंडी और नुकीली। एक रात सुमन ने देखा कि रिया आईने के सामने खड़ी है। वह अपनी परछाई को देख रही थी और हंस रही थी। आईने में उसकी परछाई बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी असल में। उसमें उसकी आंखें काली और होंठ खून से सने हुए लग रहे थे। सुमन के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन रिया ने सिर्फ इतना कहा, मम्मी देखो, अब मैं और अनामिका एक जैसे दिखते हैं। रिया के पिता अरुण को भी अब सब अजीब लगने लगा। पहले वह सुमन की बातों को मजाक समझता था, लेकिन अब उसने खुद महसूस किया कि घर में कोई परछाई उनके पीछे पीछे चलती है। एक रात जब वह देर से काम से लौट रहा था, उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुला। अंदर रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। रिया ने धीमी आवाज में कहा, पापा, अनामिका कहती है कि आप यहां बाहर क्यों थे, हमें छोड़कर। अब आप कहीं नहीं जा पाएंगे। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। रिया अब ज्यादातर वक्त गुड़िया के साथ रहती। स्कूल जाना बंद कर दिया, खाना पीना कम कर दिया। रात को उसकी आंखें खुली रहती और वह अंधेरे में घंटों किसी को घूरती रहती। एक शाम अचानक उसका शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका मुंह झाग से भर गया और आवाज निकली, ये बच्ची अब मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। सुमन और अरुण दोनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह दोनों को धक्का देकर दूर फेंक रही थी। उसकी आंखों से खून की पतली धार बह रही थी। कुछ ही देर में वह शांत हो गई और फिर मासूम आवाज में बोली, मम्मी पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सुमन रो पड़ी। उसे अब यकीन हो गया कि रिया पर अनामिका का कब्जा शुरू हो चुका है। अरुण ने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। अगले ही दिन वह गांव के मंदिर गया और वहां के पुजारी त्रिलोक बाबा से सब कुछ बताया। त्रिलोक बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण आत्मा नहीं, गुड़िया उसका ठिकाना है और अब वह बच्ची को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। अगर समय रहते कुछ न किया गया तो रिया की आत्मा हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाएगी। अरुण ने कांपते स्वर में पूछा, क्या कोई उपाय है बाबा? त्रिलोक बाबा ने आंखें बंद की और बोले, उपाय है, पर बहुत कठिन। पहले हमें गुड़िया से उसका असली नाम बुलवाना होगा, तभी उसकी शक्ति कम होगी, और फिर एक विशेष अनुष्ठान करके उससे गुड़िया से बाहर निकालकर मुक्त करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि वो आत्मा हमें ऐसा करने नहीं देगी। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी बेटी को खोने नहीं दूंगा बाबा, चाहे जो हो। त्रिलोक बाबा ने गहरी सांस ली और बोले,
तो तैयार हो जाओ, अगली अमावस्या की रात इस अनुष्ठान को करना होगा। गांव में अमावस्या की रात का अपना ही खौफ होता है। आसमान काला पड़ चुका था, कहीं कोई चांद तारों की रोशनी नहीं, चारों तरफ बस घुप अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा। उस रात त्रिलोक बाबा, सुमन, अरुण और रिया सब घर के आंगन में इकट्ठा हुए। बीच में मिट्टी का चबूतरा बनाया गया था जिस पर अग्नि प्रज्वलित की गई। मंत्रों की ध्वनि पूरे घर में गूंज रही थी। गुड़िया को बीच में रखा गया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में और ज्यादा भयानक दिख रही थीं। त्रिलोक बाबा ने अपनी जपमाला घुमाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ज्यों ही मंत्र गूंजने लगे, हवा भारी होने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे जैसे तूफान आने वाला हो। रिया अचानक कांपने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें पलट गईं। उसके मुंह से अनजानी आवाज निकली, रुको, ये मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। सुमन रोने लगी और रिया को कसकर पकड़ लिया। मेरी बेटी को छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे। अचानक आग की लपटें ऊंची हो गईं, गुड़िया के भीतर से चीखें निकलने लगीं और फिर रिया के शरीर को झटके लगे। उसकी आवाज बदल गई, भारी और करकरी। मैं अनामिका हूं, मुझे धोखा देकर मारा गया, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। त्रिलोक बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा, तेरा नाम उजागर हो चुका है, तेरी शक्ति अब बंध चुकी है, निकल इस मासूम के शरीर से। रिया जमीन पर तड़पने लगी, उसके हाथ पांव लोहे जैसे मजबूत हो गए थे। अरुण और सुमन उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दोनों को धक्का देकर दूर फेंक देती। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे, बर्तन अपने आप उड़कर गिरने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रिया की आंखों से खून बहने लगा। उसने पागलों की तरह चीख मारकर कहा, यह मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता, अगर कोई बीच में आया तो मैं सबको मार दूंगी। त्रिलोक बाबा ने अपनी कमर से एक लोहे की ताबीज निकाली और मंत्रोच्चार करते हुए गुड़िया पर रख दी। अचानक गुड़िया से भयानक आवाज आई, आह! उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और हवा में फैल गई। रिया जमीन पर जोर जोर से सिर पटकने लगी। सुमन ने रोते हुए उसे पकड़ा, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि सुमन के हाथ कट गए। त्रिलोक बाबा ने अग्नि में विशेष जड़ी बूटियां डाली। धुआं फैलते ही वातावरण और भी घना हो गया। उन्होंने गहरी आवाज में मंत्र बोला, AUM आत्मबंधन विमोचनाय नमः। रिया अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें सीधी त्रिलोक बाबा की ओर टिक गईं। उसके मुंह से ठंडी आवाज निकली, अगर तुमने मुझे निकाला तो ये बच्ची कभी जिंदा नहीं रहेगी। बाबा ने बिना रुके मंत्रोच्चार जारी रखा। रिया जमीन पर तड़पने लगी। उसका शरीर बर्फ सा ठंडा और चेहरा काला पड़ गया। गुड़िया अचानक हवा में उठ गई। उसके हाथ पांव हिलने लगे जैसे उसमें जान आ गई हो। और फिर एक भयानक चीख के साथ गुड़िया के भीतर से धुएं का काला साया निकलकर ऊपर घूमने लगा। वह साया लाल आंखों वाली और औरत का था, जली हुई त्वचा, बिखरे बाल और खून से सना चेहरा। वह जोर से चीखी, मुझे धोखा देकर मारा गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। त्रिलोक बाबा ने पूरी ताकत से मंत्र बोला और ताबीज को उस धुएं पर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज टकराई, भयानक विस्फोट जैसी आवाज हुई। धुआं चीखते हुए बिखर गया और हवा में घुलने लगा। गुड़िया जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गई। रिया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा फिर से सामान्य हो गई। आग धीमी होकर बुझ गई। सुमन और अरुण दौड़कर रिया के पास गए। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वह बेहोश थी। त्रिलोक बाबा थके हुए स्वर में बोले, अभी खतरा टला नहीं है। आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, हो सकता है वह पूरी तरह मुक्त न हुई हो। हमें अगले कुछ दिन बहुत सावधान रहना होगा। सुमन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और रो पड़ी। अनुष्ठान के बाद 3 दिन तक घर में सन्नाटा रहा। रिया धीरे धीरे होश में आने लगी। उसका चेहरा फिर से पहले जैसा मासूम लगने लगा। सुमन और अरुण को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन त्रिलोक बाबा बार बार कहते, सावधान रहना, आत्मा बहुत चतुर है, अगर वह पूरी तरह मुक्त न हुई हो तो आखिरी बार जरूर लौटेगी। चौथे दिन रात को अचानक मौसम बदल गया। हवा में अजीब गंध फैल गई जैसे जलते मांस की। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। रिया अचानक चीख पड़ी और बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर दौड़ी। उसकी आंखें फिर से लाल हो चुकी थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं लौट आई हूं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। सुमन और अरुण डर से कांप उठे। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। वह मिलकर एक आकृति बना
वही औरत, अनामिका। उसका चेहरा और ज्यादा डरावना था। उसके जले हुए गाल से मवाद टपक रहा था। वह ठहाका मारकर बोली, तुम लोगों ने सोचा था मैं खत्म हो गई? मैं तो बस इंतजार कर रही थी इस बच्ची के शरीर को पूरी तरह अपना बनाने का। रिया की आवाज बदल गई, मम्मी, पापा, मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आवाज वही भारी और करकरी हो गई। त्रिलोक बाबा तुरंत अपने मंत्रों और तावीज के साथ पहुंचे। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम ह्रीं क्लीन चामुंडाय विच्चे। लेकिन इस बार आत्मा और शक्तिशाली थी। उसने बाबा को हवा में उठाकर फेंक दिया। बाबा दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। खून बह निकला। अरुण ने साहस जुटाकर लोहे की छड़ी उठाई और आत्मा पर वार किया, लेकिन छड़ी उसके आर पार निकल गई। आत्मा ठहाका मारकर बोली, इंसानी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। सुमन ने रोते हुए रिया को पकड़ लिया और चीख कर बोली, अनामिका, अगर तुझ पर जुल्म हुआ था तो बदला ले ले, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दे। आत्मा की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी, लेकिन फिर उसने चीत्कार किया, नहीं, अब ये मेरी है। त्रिलोक बाबा ने दर्द से उठते हुए अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, अरुण, सुमन, अपनी बेटी का नाम बार बार पुकारो ताकि उसकी आत्मा जाग सके और अनामिका को बाहर धकेल सके। दोनों एक स्वर में चिल्लाने लगे, रिया, रिया, रिया। रिया की आंखों में संघर्ष छलकने लगा। एक तरफ उसकी मासूम आत्मा, दूसरी तरफ अनामिका की दुष्ट छाया। रिया रोते हुए बोली, मम्मी, पापा, मुझे जाने मत देना। त्रिलोक बाबा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पवित्र तावीज रिया के माथे पर रखा और मंत्रोच्चार किया। अचानक जोरदार धमाका हुआ। रिया के शरीर से काला धुआं निकलकर चीखता हुआ बाहर आया। अनामिका की आकृति हवा में तड़पने लगी। वह चिल्लाई, मुझे धोखा दिया गया था, मैं निर्दोष थी, मुझे इंसाफ चाहिए। त्रिलोक बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, तेरी मुक्ति तेरे क्रोध में नहीं, तेरी शांति में है। अब इस लोक से मुक्त हो जा। एक अंतिम चीख के साथ वह धुआं बिखर गया और गायब हो गया। रिया जमीन पर गिर गई। उसका शरीर शांत हो गया। उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं। सुमन और अरुण उसे कसकर गले लगाकर रो पड़े। त्रिलोक बाबा थक कर वहीं बैठ गए। उनका शरीर घायल था, पर आंखों में संतोष था। अब वो आत्मा मुक्त हो गई है। अब तुम्हारी बच्ची सुरक्षित है। घर में पहली बार महीनों बाद सन्नाटा नहीं कि शांति छाई। लेकिन आंगन के कोने में टूटे हुए गुड़िया के टुकड़े पड़े थे। उनमें से एक आंख अब भी हल्की सी लाल चमक रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुरी आत्माएं कभी पूरी तरह मरती नहीं, वे सिर्फ इंतजार करती हैं। दोस्तों, यह थी आज की डर और रोमांच से भरी कहानी। क्या आपने भी महसूस किया कि इस कहानी के हर मोड़ पर सांसें थम सी जाती थीं? और आखिर में जो हुआ वह तो सच में दिल को झकझोर देने वाला था। लेकिन याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अभी बाकी है। जिस राज का पर्दाफाश हुआ है, उसके पीछे और भी गहरी सच्चाई छुपी है, और वो सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि अगले भाग में और भी ज्यादा हॉरर, रोमांस एंड सस्पेंस के साथ मैं आपके सामने आऊं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब अगला धमाकेदार एपिसोड आए तो सबसे पहले आपको मिले। आपके लाइक और सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई डरावनी और रोमांचक कहानियां बनाने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आएगा वह आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा और आंखों में प्यार भी भर देगा।